हम लोगों का 11th का 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब समय आ गया है जब हमारे बच्चे हमसे पढ़े हुए टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए हमारे बच्चे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसमें से हर टॉपिक के लिए 2 बच्चे को सेलेक्ट किए हैं, है कि नहीं। और आपको ऑनलाइन वोटिंग करके बताना है कि किसका एक्सप्लेनेशंस बहुत ही अच्छा रहा है। जिसका भी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छा रहेगा डेफिनेटली उसका नाम हम बैच में अनाउंस करेंगे, है कि नहीं। तो आप जो इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप पार्शियल होकर के वोटिंग मत कीजिएगा, बॉयज़ है गर्ल्स है, जिसका आपको समझ में अच्छे से आएगा उसको ही वोट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो एक्सप्लेन करना है वो पूजा को करना है और दूसरा जो है वो सौरभ को करना। तो सबसे पहला पूजा आकर के कोई भी बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो उसको एक्सप्लेन करेगी। लीजिए आप एक्सप्लेन कीजिए। Good morning to all of you. Myself Pooja from class 11th. Today I am going to learn you a small topic that is C3 as well as C4 cycle. So let's begin. I hope you will understand. So first of all I am going to introduce what is C3 cycle and what is C4 cycle. तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट को भी अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या आपने सोचा है कि फोटोसिंथेसिस क्या उतना इजी है जितना आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मेनली 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो आज की क्लास में मैं आपको डार्क रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। डार्क रिएक्शन में ही मेनली जो ग्लूकोज है वो बनता है और जो डार्क रिएक्शन होता है वो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला C3 साइकिल, दूसरा C4 साइकिल और तीसरा कैम। तो आज के प्रोसेस में हम लोग C3 और C4 के बारे में देखते हैं। तो जो C3 साइकिल है उसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं अब देखते हैं। जो C3 साइकिल होता है वो ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट में होते हैं। डाइकॉट कहने का मतलब है जिनके पास 2 सीड्स होते हैं, ठीक है। और इसे हम C3 साइकिल क्यों बोलते हैं अभी देखिए। क्योंकि जब प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो क्या होता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड RUBP नाम का एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये पहला CO2 का एक्सेप्टर है, यानी RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये पहला स्टेबल कंपाउंड जो PGA है, जिसका फुल फॉर्म जो है वो पायरुविक ग्लिसरिक एसिड है, तो वो बनाता है। तो जो PGA है वो प्लांट यूज़ करता है अपना खाना बनाने के लिए और वाया उसी के रास्ते जो PGA है फिर PGA बनाता है और ये एक साइकिल फॉर्म करता है, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे जाके वो ख़त्म हो गया। और ये जो PGA के प्रोसेस है ये आगे बढ़ते बढ़ते ग्लूकोज बनाता है। और ये प्रोसेस को करने के लिए हमें यानी कि प्लांट को 12 NADH2 और 18 ATP की ज़रूरत होती है। जब उसको 12 NADH2 और 18 ATP मिलेगा तभी वो अपना जो प्रोसेस है C3 साइकिल है वो उसे कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि जो C3 साइकिल होता है उसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है और साथ साथ इसमें बारबर्ग इफ़ेक्ट भी देखा जाता है। बारबर्ग इफ़ेक्ट का मतलब होता है जो कि जब रुबिस्को एंजाइम के साथ जो रुबिस्को एंजाइम यूज़ किया C3 साइकिल के लिए प्लांट यानी डाइकॉट प्लांट, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है रुबिस्को में तो क्या होता है ना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो डाइकॉट प्लांट है जिसमें C3 साइकिल हो रहा है वो मेसोफिल सेल में होता है। तो मेसोफिल सेल में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं बारबर्ग इफ़ेक्ट। तो ये जो C3 प्लांट्स हैं
उसमें बार्बर इफेक्ट देखा जाता है, जिसके कारण ये लेस इफेक्टिव होता है, यानी इनका जो यील्ड है, यानी कि जो जितना फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनना चाहिए उतना वाकई बन नहीं पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जो है हम चलते हैं किस पे, C4 साइकिल में। तो अब देखिए C4 प्लांट्स किसे कहते हैं, C4 प्लांट्स कहते हैं मोनोकॉट्स को। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं यानी जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें दोनों साइकिल होता है बराबर ही, C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी होता है, पर पहले उनमें C4 साइकिल होता है, यानी कि कार्बन का 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो हमने इसे पहले जाना कि वो PGA बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है C3 साइकिल का, वो PGA क्या है, वो PGA 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए हम C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है इसलिए। और C4 साइकिल में क्या होता है, पहले जो है C4 प्लांट में जो होता है वो होता है C4 साइकिल, और इनमें जो C4 साइकिल होता है वो बंडल शीथ सेल में होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। ठीक है, और इनमें जो C3 साइकिल होता है वो मेसोफिल में होता है। आप ध्यान रखिएगा, दोनों जो है अपोजिट है। ठीक है, C3 प्लांट में जो होता है वो C3 साइकिल मेसोफिल में होता है, लेकिन जो C4 प्लांट है उसमें C3 साइकिल होता है किसमें, बंडल शीथ सेल में। तो होता क्या है, जो C4 प्लांट है इसमें भी एंजाइम का यूज़ होता है, लेकिन जो एंजाइम का यूज़ होता है उस एंजाइम का नाम है पेप्केज। C3 प्लांट में जो C3 साइकिल हुआ था उसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया गया था वो था रुबिस्को, लेकिन इसमें जो है वो है पेप्केज। इसमें क्या करता है, जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, PEP जो है कंपाउंड है जो कि कार्बन को एक्सेप्ट करता है, यानी कार्बन को लेता है। अब ये PEP ले करके जो मेरा प्लांट है पेप्केज एंजाइम की मदद से C4 साइकिल करता है और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का कहने का मतलब है जिसे प्लांट यूज़ कर सकता है, तो वो बनाता है OAA, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए इसे हम C4 साइकिल बोलते हैं। आप एक बार ध्यान रखिएगा, C3 साइकिल इसलिए बोला गया था क्योंकि वहाँ पे PGA बना था और PGA 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन को कंटेन करता था, जबकि यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना वो 4 कार्बन को कंटेन करता है, इसलिए जो है हम इसे C4 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है और इसका प्लांट ने यूज़ कर लिया। बट एक बेनिफिट है किसका, C4 प्लांट का, क्या, क्योंकि इसमें बार्बर इफेक्ट नहीं होता है और ना तो इसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है। अब हाउ, तो देखिए क्या होता है कि पहले मैंने ये बोला कि C4 प्लांट में दोनों होता है, C4 साइकिल भी होता है, C3 साइकिल भी होता है, और C4 जो साइकिल होता है वो बंडल शीथ सेल में होता है। बंडल शीथ सेल में एक एंजाइम होता है PEP और कार्बोऑक्सिलेट। इस एंजाइम का काम क्या है कि ये बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि अब जब ये मेसोफिल में जाएगा C3 साइकिल करने के लिए, तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन रुबिस्को को मिलेगा नहीं, रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज़ नहीं करेगा, यानी वो मेंटेन रहेगा। इसलिए C4 जो साइकिल है या C4 जो प्लांट है वो मोर यील्ड और मोर प्रॉफिटेबल साइकिल होता है। ठीक है, तो ये होता है। और एक बात और, जो C4 साइकिल होता है या उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितना अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो मायने नहीं रखता, उसे तो बस जो है यील्ड से मतलब है, क्योंकि वो यील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यानी ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। और एक बात और, मैंने ये बोला था C3 साइकिल में जो टोटल जो है मुझे चाहिए था 12 NADH2 और 18 ATP, लेकिन जो C4 साइकिल है उसमें 12 NADH2 चाहिए और 30 ATP जो है मुझे चाहिए होता है क्या, C4 साइकिल करने के लिए। इसलिए और हाँ, C4 जो प्लांट है
उनका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सॉरगम, जैसे कि वीट, जैसे कि राइस, क्योंकि ये क्या है, मोनोकॉट्स है, यानी एक मतलब सिंगल बने हुए हैं। और जो C4 प्लांट है वो डाइकॉट है, जैसे कि मैंगो, लीची, कोई भी फ्रूट जो हम खाते हैं। बेसिकली लीची आप नहीं ले सकते, वो फॉल सीड है। तो मैंगो वगैरह जिसमें 2 सीड है, या फिर चना वगैरह जिसमें 2 सीड है, तो वो आया C3 साइकिल में। तो ये था हमारा कुछ बेसिक बातें जो कि है C3 और C4 साइकिल के बारे में। सो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। दिस इज़ फॉर मी। थैंक यू। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छा रहा है, जिसमें जितने भी बातों को मैंने बताया है क्लास में। एक अच्छे टीचर की पहचान ही यही होती है कि जो वो पढ़ाए उसको स्टूडेंट जो है बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट जो है वो सौरभ का है और सौरभ इसमें जो है आकर के एक्सप्लेन करेगा। Thank you, sir, for giving me this golden opportunity to explain the topics among my friends. And my topic is respiration. तो respiration जो है साइंटिस्ट थे, उनका नाम ड्यूटो चेट था उनका नाम। वो रिस्पायरेशन के बारे में बताए थे। मतलब रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। कैटाबॉलिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, और ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स करके होता है। तो इसमें मतलब इसके मतलब सिग्निफिकेंस कुछ जानते हैं। तो इस हम जानते हैं, जैसे नॉर्मली हम जानते हैं जो सभी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस रहता है इनमें एनर्जी लगता है, ठीक है। तो मतलब और रिस्पायरेशन के दौरान हमारा एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण CO2 जो गैस होता है वो ज़्यादा हीट के कारण रिलीज होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो करता है, एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखता है। और रिस्पायरेशन में इसके 2 टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेशन के हिसाब से। तो रिस्पायरेशन में 2 टाइप्स होते हैं ऑक्सीडेशन। पहला एरोबिक और दूसरा होता है एनोबिक रिस्पायरेशन। तो ये दिए थे पास्चर, दिए थे, मतलब इन दोनों का टर्म पास्चर, हम मतलब पास्चर साइंटिस्ट थे, वो दिए थे टर्म ये एरोबिक और एनएरोबिक को। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में मतलब जो भी होगा वो अंडर द कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, O2। मतलब इसके एरोबिक में जो भी होगा मतलब ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होगा ही, डायरेक्ट या डायरेक्ट। और एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं रहेगा एनएरोबिक में। तो मतलब एनएरोबिक में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। एनएरोबिक में जो पॉइंट्स है वो है, ये नॉर्मली पहले एंजाइम रहता है इसमें, जो एंजाइम जो है ना इसमें एंजाइम सब मिलके रहता है। एंजाइम्स को जो ये नॉर्मली पैरासाइटिक, मतलब इसका एग्जांपल जानते हैं, पैरासाइटिक ह्यूमन के मसल्स में हो गया, RBC में हो गया, ये सब लिटरली इसमें पाया जाता है। ये एनाएरोबिक जो होता है, इसमें पास्चर इफेक्ट होता है। पास्चर इफेक्ट के अंदर मतलब ग्लूकोज जो होता है, पास्चर इफेक्ट होता है, ग्लूकोलाइसिस से मिलके पायरुविक बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। और ये ऑक्सीजन इसमें 2 बात जाता है। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाता है लिंक रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है लिंक रिएक्शन, और यहाँ से ये 6C6H12O6 6O2 प्लस H2O जो है वो बनाता है हमारा
एनर्जी मतलब ये लिंक रिएक्शन के दौरान ये सब प्रोसेस होता है जो ये बनाता है लिंक रिएक्शन में। और जो लिंक रिएक्शन रहता है पर उसमें नहीं होता है, वो होता है 2,6 प्लस नहीं सॉरी लिंक रिएक्शन में नहीं रहता C6H5O6 ये सब इसमें +6 CO2 करके जो होता है इसमें रिएक्शन सब करके मतलब बनाता है एनाएरोबिक में, पास्चर इफेक्ट में ये सब रहता है। थैंक यू। चलो दोनों लोग एक्सप्लेन किया है, पूजा भी और सौरभ भी, है कि नहीं। टॉपिक को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे हैं। इसमें जो आप अभी रिस्पायरेशन में बताए हैं उसमें कुछ गलती भी है, तो हम आपको क्या कहते हैं, जब कोई भी मतलब पढ़िए पूरे अच्छे ढंग से अभी पूरे टॉपिक को कवर करना। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। कहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से बना है, में कुछ जो मिस्टेक्स भी आया है, लेकिन ओवरऑल दोनों ने मिलकर के अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। थैंक